हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मीनाक्षी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के इस टीचर्स अड्डा की शानदार प्लेटफॉर्म पे। आज हम यूजीसी नेट कॉमर्स के एग्ज़ाम के लिए आज हम स्टडी कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर बार इस टॉपिक से हमारे क्या है क्वेश्चंस आते हैं। हमारे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका किसी भी टेट एग्ज़ाम हो, किसी पर्टिकुलर स्टेट का आपका कोई एग्ज़ाम हो, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, टीचिंग रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है आपका, चाहे आपका वो किसी भी स्टेट से रिलेटेड है, चाहे वो आपका यूजीसी नेट है, चाहे वो आपका DSSS का एग्ज़ाम है या यूपी टेट है, एच टेट है, पी टेट है, कोई भी एग्ज़ाम है आपका टीचिंग रिलेटेड, उस टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आप समझेंगे तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ये इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको हमारे साथ जो अभी आपको समझाया जाएगा इस वीडियो में, आपको उसको ध्यान से सुनना है, अपना पूरा 100% देके अपने माइंड को एक्टिव रख के आपको सुनना और फिर अपनी बुक्स से उस चीज़ को पढ़ना है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस वीडियो के एंड तक आज आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, जिसके रिगार्डिंग हमारे टीचिंग रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या, इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, फटाफट आइए, वेलकम टू ऑल, फटाफट हमारे साथ जुड़िए, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, होता क्या है ये कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, कैपिटल एंड स्ट्रक्चर। क्या? कैपिटल एंड स्ट्रक्चर। लेकिन इन वर्ड्स को समझने से पहले हम इसके बैकग्राउंड की बात करते कि ये आया कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट हमारे देखो स्टूडेंट, जनरली हम बात करते हैं नॉर्मली कोई भी पर्सन क्या बात करते हैं, हमारे घर में क्या है, एक बाथरूम है, किचन है, छोटा सा बरामदा है, इस तरीके से ये क्या है, हमारे घर में एक स्ट्रक्चर है कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ कहाँ पर कैसे बनी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, हमारे घर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो कंपनीज होती हैं, हमारा जो बिजनेस होता है, हमारी जो कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज की जो कैपिटल होती है, उस कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर होता है, कंपनी जो हमारी कंपनी है उसकी जो कैपिटल है, उस कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स उस कंपनी की अपनी कैपिटल सोर्सिंग है वो कहाँ से कितना कहाँ से है। जैसे हम घर का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे घर में 2 रूम है, एक किचन है, एक बाथरूम है, एक छोटा सा क्या है, गेस्ट रूम है, और एक क्या है, लॉबी है, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या डिफाइन कर दिया कि 2 रूम है। तो ऐसे ही कंपनी जो है, कंपनी की कैपिटल कैसे कैसे डिवाइडेड है, कि कंपनी की कैपिटल में कितना शेयर इक्विटी है, कितनी परसेंटेज हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कितनी रिटेन्ड अर्निंग्स है, कितने रिजर्व सरप्लस है, कितना डिबेंचर है, कितने लोन्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कहीं से भी है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? प्लीज कमेंट, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल और नॉट। मेरी आप सभी स्टूडेंट्स तक आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? प्लीज़ कमेंट, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? ओके, ठीक है, ओके। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली रेफर्स टू द proportion between various long term sources of finance in the total capital of the firm, कि हमारी फर्म की जो टोटल कैपिटल है, उस टोटल कैपिटल्स में जो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो हैं क्या है, हमारी
कैपिटल हमारी जो फर्म है उसकी टोटल कैपिटल में से उसमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं, क्या है, हमारी जो कंपनी है उस कंपनी की जो कैपिटल है उस कैपिटल में जो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं। अब बेसिकली हम पहले ये समझो कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं। हमारे पास मेनली जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, आ रही है यहाँ पे लिख रहे हैं स्टूडेंट्स कि बीच में कुछ अब तो आ रही है, स्टूडेंट्स ने बोल दिया। क्या है कि समझो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारी कैपिटल का स्ट्रक्चर, यानी कि हमारी जो कैपिटल है इसका मीनिंग क्या है, रेफर्स टू दी proportion between the various long term sources of finance, long term sources of finance का proportion। हमें आपको इन दो टर्म्स को समझना है कि प्रोपोर्शन क्या है और जो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो क्या है, ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, की एक फर्म की जो टोटल कैपिटल है उसमें से लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का प्रोपोर्शन क्या है। अब आपको पहले ये समझना हो कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेसिकली कोई भी कंपनी है, दो ही हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं लॉन्ग टर्म। या तो पर्सन जो है क्या है अपनी डेट, जो डिबेंचर्स है, जो थर्ड पार्टी है, बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनसे क्या लेता है, लोन लेता है। या फिर वो पर्सन क्या करेगा, अपनी खुद की कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। अगर कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या कोई भी कंपनी है, उसके दो ही मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। या तो वो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को, या फिर उसके जो रिजर्व्स और सरप्लसेस है उन रिजर्व और सरप्लसेस को यूज़ करके क्या करेंगे, अपनी रिटेन्ड अर्निंग को यूज़ करके अपने बिजनेस में की ग्रोथ के लिए लगाएंगे। या फिर वो क्या करेंगे, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या लेंगे, लोन लेंगे। यानी कि क्या तो खुद की कैपिटल लगाएंगे या फिर क्या लेंगे, हम थर्ड पार्टी से बोरो करेंगे। तो ये बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास दो ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड। ओन्ड वो जो हमने हमारे खुद के फंड्स, और बोरोड जो हमने किसी थर्ड पार्टी से क्या किए हुए हैं, बोरो किए हुए हैं, वो होते हैं। तो अब हमें ये डिसाइड करना, जनरली हम इसको क्या कह देते हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसकी बात करें, मिक्सअप ऑफ डेट एंड इक्विटी, कि हमारी जो कैपिटल है, हमारी जो कैपिटल है उस टोटल कैपिटल में से हमारा डेट कितना है, डेट यानी कि हमने थर्ड पार्टी से कितना लोन उठाया है, और हमने अपने खुद के फंड्स हमने कितने लगाए हैं, जिसे हम कहते हैं इक्विटी, वो कितने हैं। कि मान लो हमारी जो कैपिटल है वो कितनी है, 10 करोड़ है। उस 10 करोड़ में से मान लो 3 करोड़ के हमने डेट है और बाकी की 7 करोड़ की हमारी क्या है, इक्विटी। तो ये मिक्सअप बताना कि हमारे टोटल कैपिटल में से डेट हम कितना यूज़ कर रहे हैं और इक्विटी हमारी कितनी, कि हम खुद का पैसा कितना लगा रहे हैं और हमने थर्ड पार्टी से कितना बोरो किया है, वो चीज़ डिसाइड करना, उसका मिक्सअप डिसाइड करना ही हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। बिल्कुल अगर सिंपल सेंस में, सिंपल शब्दों में अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस मिक्सअप ऑफ डेट एंड इक्विटी। आपकी जो कैपिटल, कोई भी कंपनी जो कैपिटल लगा रही है उस कैपिटल में से डेट का, यानी कि उसने थर्ड पार्टी से कितना लोन लिया हुआ है, और उसकी इक्विटी का पोर्शन कितना है, कि वो अपने खुद के ओन फंड्स उसने कितने लगाए हैं, वो हमारा मिक्सअप ऑफ डेट एंड इक्विटी इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि ये डिसाइड करना हाउ मच अमाउंट शुड बी रेज्ड थ्रू इशू ऑफ इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल को, इक्विटी शेयर्स को इशू करके हम कितना अमाउंट रेज करेंगे, कि हमारी जो टोटल कैपिटल है उसमें से हमारे इक्विटी शेयर्स का पोर्शन कितना रहेगा, ये डिसाइड करना। एंड डिसाइडिंग हाउ मच अमाउंट शुड बी रेज्ड थ्रू इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कि प्रेफरेंस शेयर को अगर हम इशू कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर का कितना पोर्शन रहेगा, राइट। एंड डिसाइडिंग हाउ मच अमाउंट शुड बी रेज्ड थ्रू डिबेंचर्स, कि डिबेंचर्स और जो हमारे लॉन्ग टर्म डेट हैं उनको यूज़ करके, उनको इशू करके कितना, यानी कि बेसिकली ये डिसाइड करना कि इक्विटी कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है और डिबेंचर्स कितने और लॉन्ग टर्म जो लोन्स है वो कितने हैं, वो चीज़ डिसाइड करना ही कि हमारी टोटल कैपिटल में इक्विटी कितनी रहेगी, प्रेफरेंस शेयर कितना रहेगा, और हमारे जो डिबेंचर्स है उनको हम कितना इशू करेंगे, वो पोर्शन डिसाइड करना ही आपका क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारी पूंजी का ढांचा। कैपिटल मीन्स कंपनी की जो कैपिटल, और स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा की, वो हमारी कैपिटल कैसे कैसे बनी है, उसमें इक्विटी कितनी है, उसमें प्रेफरेंस शेयर का कितना पोर्शन है, उसमें डिबेंचर्स कितने हैं, राइट स्टूडेंट्स।
तो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी जो कैपिटल है वो लगा लो आप 10 करोड़ है, ठीक है, उस 10 करोड़ में से अगर हमने क्या है 3 करोड़ रुपए के क्या किए हैं, डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है, और उसमें से बाकी के जो 5 करोड़ है वो हमने क्या किया, इक्विटी शेयर्स यूज़ किए हैं मार्केट में, और बाकी के जो 2 करोड़ रुपए हैं वो हमने क्या है प्रेफरेंस शेयर्स यूज़ किए हुए हैं, मार्केट में शेयर इशू किए हुए हैं। तो ये चीज़ डिसाइड करना कि हमारी जो टोटल कैपिटल है उस टोटल कैपिटल में से कितना पोर्शन डेट का रहेगा, कितना पोर्शन इक्विटी शेयर्स का रहेगा और कितना पोर्शन हमारा प्रेफरेंस शेयर का रहेगा, ये चीज़ डिसाइड करना ही आपका क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो मिक्सअप ऑफ डेट एंड इक्विटी, मिक्सअप ऑफ डेट एंड इक्विटी इज योर डेट कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप आप सबको कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग समझ में आएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। और अब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, अब हमारी एक कॉन्सेप्ट आती है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारा क्या करता है, हमारी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को क्या करे, कम करे, और जो हमारे रिटर्न्स है, जो हमारी इनकम है उसको क्या करे, इंक्रीज। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारी कॉस्ट को क्या करे, कम, और हमारी अर्निंग्स को क्या करे, ज़्यादा, वो कैपिटल स्ट्रक्चर ही हमारा क्या होता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि जो हमारे दो ही सोर्स ऑफ फाइनेंस है, डेट और इक्विटी, और दोनों सोर्सेज का क्या है, अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। डेट के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और जो इक्विटी है उसके अपने डेट एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर है उस फाइनेंशियल मैनेजर को यही डिसीजन लेना होता है कि कितना अमाउंट, कितनी कैपिटल हम डेट, कितना पोर्शन हम डेट को यूज़ करें, कितना पोर्शन हम इक्विटी का यूज़ करें, और कितना पोर्शन हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का यूज़ करें। क्योंकि जो डेट है वो हमारा वैसे तो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्या है हमारा वो डेट, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों है, क्योंकि डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो इंटरेस्ट इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाने वाले डिविडेंड के कंपैरेटिवली क्या होता है, कम। जो हमारा डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट देना होता है वो इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, जो इक्विटी शेयर्स है या प्रेफरेंस शेयर्स है उनको हम जो डिविडेंड देते हैं उनके कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है। एक तो ये कि ये इंटरेस्ट की जो परसेंटेज है वो डिविडेंड के कंपैरेटिवली कम होती है। सेकंड, जो इंटरेस्ट है वो क्या है, टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है, टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस, यानी कि जब कंपनी अपना टैक्स पे करती है तो टैक्स पे करने से पहले उसमें से क्या है, जो डिबेंचर्स को दिया जाने वाला इंटरेस्ट है उसको डिडक्ट किया जाता है, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है। यानी कि अगर आपकी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, मान लो कि अगर आपकी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, मान लो आपकी कंपनी की क्या है, प्रॉफिट्स है, ठीक है, कंपनी के क्या है, प्रॉफिट्स हैं। उस प्रॉफिट्स में से सबसे पहले आपकी जो कंपनी है उसमें से आपका क्या आ गया, सबसे पहले मान लो आपकी कंपनी के जितने प्रॉफिट्स है उसमें सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट माइनस किया जाता है। जो आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उस नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट देने के बाद जो आपकी अमाउंट बचेगी उसके ऊपर फिर क्या जाता है, गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है। फिर क्या दिया जाता है, गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है। टैक्स देने के बाद जो आपके पास अमाउंट बचती है उसमें से फिर क्या दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो आपके पास अमाउंट बचेगी उस अमाउंट में से फिर हम इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड पे करते हैं। यानी कि टैक्स देने से पहले ही जो हमारे प्रॉफिट्स है उसमें से क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर आपके मान लो यहाँ पर प्रॉफिट कितने हैं, 10 लाख हैं, उस 10 लाख में से आपका जो इंटरेस्ट है वो मान लो आपको कितना देना है, 50,000 रुपये देना है। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि अब आपको जो गवर्नमेंट को टैक्स देना है वो 10 लाख की बजाय कितने पे देना है, 9,50,000 रुपये पे देना है। तो उससे आपका जो टैक्स है वो क्या हो जाएगा, कम।
टैक्स की जो अमाउंट है वो क्या होगी आपकी, कम होगी, जिसका बेनिफिट किसको मिलेगा, आपके इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। किसको मिलेगा, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इसी वजह से जो डेट है उसको क्या कहा जाता है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट की रेट होती है हमारी वो भी कम होती है, और साथ ही साथ ये क्या है, हमारा टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस होने की वजह से ये हमारे इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बेनिफिट्स देता है। इसलिए जो ये हमारा डेट है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, यानी कि इसकी जो कॉस्ट है कंपनी को, अगर कंपनी डेट को यूज़ करती है तो उसको इसकी जो कॉस्ट है वो क्या पड़ती है, कम पड़ती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। डेट क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्या है हमारा डेट, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। क्योंकि जो हमारा डेट है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। रिस्की कैसे होता है, क्योंकि अगर हम कंपनी जो है टाइम पे अपने डिबेंचर होल्डर की पेमेंट नहीं कर पाती है, उनको टाइम पे उनका इंटरेस्ट नहीं दे पाती और उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट अगर वो नहीं दे पाती है, तो डिबेंचर होल्डर कंपनी के ऊपर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। इसलिए जो डिबेंचर है, जो डेट है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। एक तरफ तो ये क्या है, बहुत ही चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि कंपनी को इसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो बहुत ही कम पड़ती है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लेकिन दूसरी ही तरफ ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। रिस्की कैसे, अगर एक टाइम पे कंपनी इनकी टाइमली पेमेंट ना करे, इनके इंटरेस्ट की पेमेंट ना करे टाइम पे, या फिर इनकी प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट ना करे, तो ये कंपनी के ऊपर क्या कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसलिए किसी भी कंपनी को बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना होता है कि वो अपनी कैपिटल में जो डिबेंचर्स हैं, जो डेट है, उसको कितना यूज़ करे। अब उसी तरफ हमारी जो इक्विटी है उसका भी क्या है, उसके भी अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। वैसे तो जो इक्विटी है वो क्या है, बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, बिल्कुल ही सेफ और सिक्योर है, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल जब कंपनी ने एक बार अपने इक्विटी शेयर्स को इशू कर दिया है तो वो लाइफ टाइम तक उस कंपनी को उस इक्विटी शेयर से जो पैसा आया है, जो कैपिटल है, उसको अपनी लाइफ टाइम में कभी भी वापस नहीं करना है। मींस कि अगर कंपनी एक बार, आज की डेट में कंपनी ने अपने क्या किया, इक्विटी शेयर इशू किए, तो कंपनी की जो लाइफ टाइम, अगर कंपनी 50 साल काम करती है तो कंपनी को 50 साल तक इक्विटी शेयर होल्डर को जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उनकी इक्विटी कैपिटल है, वो वापस करने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है। और जो उसके ऊपर डिविडेंड देना होता है वो भी हमारा कोई फिक्स नहीं होता, मतलब इस तरह से कुछ फिक्स नहीं होता कि हर साल आपको 10% या 20% या 30% देना ही देना है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं अच्छे तो दिया जा सकता है, अगर कंपनी के पास किसी साल अगर प्रॉफिट्स नहीं भी हैं तो कंपनी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि उनको डिविडेंड देना ही देना। तो इस तरीके से जो इक्विटी है वो कंपनी के लिए क्या है, बहुत ही सेफ और सिक्योर है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक तो इस पैसे को अपनी लाइफ टाइम यूज़ कर सकती है, सिर्फ कंपनी जब बंद होगी उसको तभी क्या करना होगा, उस इक्विटी कैपिटल को रिटर्न करना होगा। और सेकेंड, उनके ऊपर बाउंडेशन भी नहीं होती कि उनको हर साल उनको डिविडेंड देना ही देना है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को कि जो इक्विटी शेयर होल्डर की जो कॉस्ट है वो हमें क्या पड़ती है, ज़्यादा पड़ती है। एक साइड तो ये सेफ और सिक्योर है, लेकिन ये कॉस्टली हमारे लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस है। कॉस्टली कैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर को हमें जो डिविडेंड देना होता है उसकी जो परसेंटेज है, जो हम डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, उसके कंपैरेटिवली क्या होती है, वो ज़्यादा। इस वजह से हमें ये डिसीज़न लेना पड़ता है कि हमारी टोटल कैपिटल में से हम इक्विटी शेयर्स को कितना यूज़ करें और डिबेंचर्स को कितना यूज़ करें। तो मिक्सअप डिसाइड करना डेट और इक्विटी का, यही आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप आप सबको समझ आएगी कि जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको ये डिसीजन लेना होता है कि क्योंकि हमारे पास दो ही सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मेनली डेट और इक्विटी, और इन दोनों का हमें जुडिशियस यूज़ करना होता है कि कौन सा, ताकि कंपनी को क्या है, बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो उसको कंपनी को जो कॉस्ट है वो क्या है, कम से कम पड़े। कंपनी को जो बेनिफिट है वो क्या हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और जो उसकी कॉस्ट है यूज़ करने की वो हमारी क्या आए, कम से
कम आए। और वो कैसे आएगी, जब हम दोनों का प्रोपोर्शन जो है यूज़ करेंगे, ऐसा यूज़ करेंगे जिससे हमारी कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो, इंक्रीज हो। जब कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो, इंक्रीज हो। तो कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म कब इंक्रीज होगी, जब वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर है, राइट स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे फैक्टर्स डिटर्मिंग कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले हमारे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। तो उनमें सबसे पहला हमारा है साइज ऑफ द फर्म। सबसे पहला जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो है साइज ऑफ द फर्म। साइज यानी कि कंपनी जो है उसका साइज कितना। अगर कोई कंपनी है क्या है, स्मॉल लेवल की है, यानी कि उसकी जो कैपिटल का बेस है, उसकी जो सेल है, उसकी जो टर्नओवर है वो क्या है, कम है। तो वो ऐसी कंपनीज को डेट लेने में भी और इक्विटी यूज़ करने में भी, दोनों में ही क्या होती है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्योंकि अगर वो डेट लेंगे तो उन्हें हाई इंटरेस्ट पे डेट मिलेगा और बहुत सारी जो प्रोविजंस है वो कंपनीज लगा देंगी अपना डेट लेने के लिए, ठीक है। और जो इक्विटी है, इक्विटी यूज़ कर, अगर वो कोई कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है मार्केट में, तो उसके लिए उसको उनकी जो कैपिटल है इतनी नहीं होती कि उनको कि वो अपने कैपिटल को क्या कर सके, अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवा सके, राइट। तो जो स्मॉल लेवल की कंपनीज है उनको डेट यूज़ करने में भी, डेट को इशू करने में भी और इक्विटी शेयर को भी इशू करने में, दोनों में क्या होती है, प्रॉब्लम फेस करनी होती है। लेकिन जो बड़ी लेवल की, हाई लेवल की कंपनीज है जिनकी सेल ज़्यादा होती है, टर्नओवर ज़्यादा होती है, उन कंपनीज को क्या है, ईजिली, बड़े ही ईजी लेवल्स पे डिबेंचर्स भी इशू हो जाते हैं कि उनको मतलब बड़े ईजी लेवल पे उनको लोन्स भी मिल जाते हैं और बड़े ही ईजी लेवल से वो इक्विटी शेयर भी मार्केट में इशू कर सकती है। यानी कि अगर आपकी कंपनी का जो साइज़ है वो क्या है, स्मॉल है, तो कंपनीज को क्या करना चाहिए, इक्विटी शेयर ही इशू करनी चाहिए। और जनरली जो स्मॉल लेवल की कंपनीज है वो अपने खुद के फंड्स ही यूज़ करती हैं, ना कि थर्ड पार्टी के फंड्स। और लेकिन अगर आपकी कंपनी का जो साइज़ है क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप डेट को यूज़ कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, कि अगर जो हमारी कंपनीज हैं उन कंपनीज की अर्निंग्स जो है वो क्या है, स्टेबल है, यानी कि फिक्स है। हमें पता है कि हर साल हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट तो होना ही होना है, हमारी कंपनी की हर साल जो अर्निंग्स है वो इतनी होनी ही होनी है, एवरेजली इतनी सेल तो हमारी कंपनी की होनी है। अगर किसी कंपनी की जो अर्निंग्स है वो क्या है, स्टेबल है, फिक्स है, एक एवरेज की हर साल हमें इतना तो होना ही है, तो वो कंपनी क्या है, डेट को बड़े ही आराम से यूज़ कर सकती है। क्या कर सकती है, वो डेट को यूज़ कर सकती है। कब, अगर उस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो अर्निंग्स है, जो सेल है वो क्या है, एवरेजली हमें कि इतना तो है ही है हमारी, तो वो डेट को बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डेट को यूज़ करते हो तो आपको हर साल क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। और अगर आप इंटरेस्ट नहीं दोगे तो डिबेंचर होल्डर आपके ऊपर क्या कर देंगे, कंपनी के ऊपर केस कर देंगे। इसलिए अगर कंपनी की आपकी जो अर्निंग्स है वो क्या है, स्टेबल है, तो आप डेफिनेटली डेट को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी अर्निंग्स में स्टेबिलिटी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, आपको इक्विटी का ज़्यादा पोर्शन यूज़ करना चाहिए। थर्ड है हमारा डिग्री ऑफ कंपटीशन। डिग्री ऑफ कंपटीशन यानी कि मार्केट में जो कंपटीशन है वो कितना है। अगर हमारी कंपनी जैसी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं तो क्या हमें क्या करना होगा, हम क्या कर सकते हैं, बताओ स्टूडेंट्स फटाफट। अगर हमारी कंपनीज में क्या है, हमारी जैसी और भी कंपनीज मार्केट में हैं तो वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डेट ही ज़्यादा यूज़ करना चाहिए या फिर इक्विटी यूज़ करनी चाहिए। हरी अप स्टूडेंट्स, फटाफट बताओ कमेंट करके कि अगर जैसी कंपनी आपकी है वैसे ही सेम कंपनीज वैसी ही सेम कंपनी मार्केट में और भी है, यानी कि कंपटीशन क्या है, बहुत ज़्यादा टफ है, तो उस कंपनी को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए या इक्विटी को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए।
मोहित सिंगला कह रहे हैं इक्विटी को हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हमारी जो कंपटीशन है वो क्या है, ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। अगर हमारा कंपटीशन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो वो हमारा क्या है, सेल को अफेक्ट करेगा डेफिनेटली। कि अगर हमारी जो कंपनी है उसमें का क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारे सेल को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। वो हमारी जो सेल है वो स्टेबल नहीं होगी, जो हमारी सेल है वो क्या है, स्टेबल नहीं होगी। हमारी जो अर्निंग्स है वो स्टेबल नहीं होगी। हमारी अर्निंग्स कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, इस तरह से होंगी। तो हमें क्या है, उस टाइम पे हम जो हमारे डिबेंचर्स है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है हो सकता है हम पे ना कर पाए। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, इक्विटी को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए अगर कंपटीशन क्या है, ज़्यादा है। और अगर आपका कंपटीशन क्या है, कम है, तो वहाँ पर आप डेट बड़े ही आराम से ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट है स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म। स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म। डिग्री ऑफ कंपटीशन समझ में आया क्या, कि अगर ज़्यादा कंपटीशन है, ज़्यादा कंपटीशन होगा तो हमारी फर्म की जो अर्निंग्स है वो स्टेबल नहीं होंगी। कभी हमें ज़्यादा होगा प्रॉफिट, कभी हमें कम प्रॉफिट होगा। अगर हमारी जो अर्निंग्स है वो स्टेबल नहीं होंगी तो हम पूरी श्योरिटी से नहीं बता सकते, तो हम क्या है, पूरी श्योरिटी से नहीं बता सकते कि हम किस वे से हम अपने डिबेंचर्स को जो इंटरेस्ट है वो पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसलिए अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो कंपनी को इक्विटी ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, और अगर कंपटीशन कम है तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, डेट को बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म, कि हमारी जो लाइफ साइकिल है, स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म, कि हमारी फर्म का जो लाइफ साइकिल क्या है, हमारी जो फर्म है उसका लाइफ साइकिल क्या है। मतलब अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग में, हमारी क्या है, मैच्योरिटी ही स्टेज है, मैम ये किसके लिए पढ़ा रहे हो प्लीज़ बताओ। ये आपका यूजीसी नेट के लिए या किसी भी टीचिंग के लिए, किसी भी आपका टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम है कॉमर्स बैकग्राउंड का, तो उसके लिए आपकी ये क्लास है, कैपिटल स्ट्रक्चर। आपका टीचिंग लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है, आपके टीचिंग लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए हमारी जो है कैपिटल स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट आती है हमारे फाइनेंस और अकाउंट्स में। कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये क्लास, उसके लिए अगर आप टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, उस टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए है ये आपकी क्लास, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म, कि हमारी जो फर्म है उसका लाइफ साइकिल क्या है। यानी कि अगर हमारी फर्म अभी नई नई है, अभी हमारी जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, अभी बिल्कुल नई है, वो अभी क्या है, बिल्कुल अपनी इंट्रोडक्शन स्टेज में है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में है, मतलब नई नई है, इंट्रोडक्शन स्टेज में है अपनी, या फिर तो उस सिचुएशन में कंपनी को क्या करना चाहिए, ज़्यादा इक्विटी यूज़ करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, इक्विटी। क्योंकि अगर कंपनी शुरू में बिल्कुल नई नई आई है, उस कंपनी के बारे में लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो जो कंपनी है उसकी अर्निंग्स भी क्या है, कम होंगी। तो इसलिए उस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, इक्विटी, अपने खुद के फंड्स यूज़ करने चाहिए। क्योंकि वो अपनी अर्निंग से शुरू में क्या है, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हो सकता है पूरी क्वांटिटी में पे ना कर पाए, इसलिए कंपनी को क्या करना चाहिए, अपना इक्विटी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी क्या ग्रोथ स्टेज में है, मैच्योरिटी स्टेज में है, तो वहाँ पर कंपनी को जो डेट है वो बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर कंपनी को अपना क्या करना चाहिए, वहाँ पर डेट को वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी जो आप बिल्कुल इंट्रोडक्शन स्टेज में हो तो आपको क्या है, कंपनी को इक्विटी ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। और अगर आप ग्रोथ स्टेज में हो, मैच्योरिटी स्टेज में हो, तो आप डेट को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होती है, बताओ स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मीन्स कंपनी की एबिलिटी देखना कि कंपनी जो है अपने जितना भी उसका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को अपनी अर्निंग्स में से कवर कर सकती है या नहीं कर सकती। कि जो कंपनी है वो कंपनी अपनी अर्निंग्स में से, टोटल अर्निंग्स में से अपने जितना भी उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट यानी कि जो उसको थर्ड पार्टी को पे करना है, कंपनी को अपनी बाहर वाली जो थर्ड पार्टी है उसको पे करना है,
उसके लिए वो अपना वो इंटरेस्ट अपनी अर्निंग्स में से कवर कर सकती है या नहीं कर सकती, ये चीज़ डिसाइड करना। अगर कंपनी अपनी जो उसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो अच्छी है कि वो अपनी सारी अर्निंग्स में से अपने जितना भी इंटरेस्ट है जो उसको थर्ड पार्टी को पे करना वो सारा का सारा अच्छे से पे कर सकती है, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो उसकी क्या है, अच्छी है, तो वो कंपनी डेट को यूज़ कर सकती है। उस कंपनी को क्या करना चाहिए, डेट अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो अच्छी नहीं है, कंपनी की जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, कंपनी की जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो अगर क्या है, कम है, यानी कि कंपनी टाइम पे अपने इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर पाती है, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाती है, तो कंपनी को ज़्यादा क्या यूज़ करना चाहिए, इक्विटी। कंपनी को क्या करना चाहिए, यूज़ इक्विटी। अगर कंपनी क्या है, उसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छी है तो कंपनी को क्या करना चाहिए, इक्विटी ज़्यादा डेट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और अगर कंपनी की जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो क्या है, कम है, तो उस केस में उसको कम से कम डेट यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म। कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म। कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म। कैश फ्लो एबिलिटी क्या होती है, यानी कि कंपनी की जो कैश फ्लो है, यानी कि कैश का कैसा फ्लो है, उसका इनफ्लो, कैश का इनफ्लो कितना है और कैश का आउटफ्लो कितना है। अगर कंपनी का जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो अच्छा है, यानी कि उसकी जो अर्निंग्स है वो अच्छी हैं, कंपनी की सेल क्या है, टर्नओवर क्या है, अच्छी है, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, उसका इनफ्लो ज़्यादा है और कैश का आउटफ्लो कम है, क्या है कि अगर कंपनी की जो कैश का इनफ्लो है वो तो ज़्यादा है और जो उसका आउटफ्लो है, इनफ्लो का मतलब जो कंपनी के अंदर पैसा आता है और आउटफ्लो जो कंपनी के पास से बाहर जाता है, अगर वो अच्छा है, यानी कि कंपनी का इनफ्लो ज़्यादा है और आउटफ्लो कम है, तो उस केस में कंपनी को क्या करना चाहिए, डेट ज़्यादा यूज़ कर सकते, क्योंकि वो टाइमली अपनी क्या कर सकती है, पेमेंट कर सकती है। अगर कंपनी का इनफ्लो क्या है, ज़्यादा है, कंपनी का क्या है, इनफ्लो अगर ज़्यादा है, तो उस केस में कोई भी कंपनी डेट को बड़े आसानी से और ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकती है, क्योंकि अगर वो उस सिचुएशन में डेट को यूज़ करेंगी तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर कंपनी की जो कैश फ्लो है वो क्या है, इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है, इनकी कंपनी के पास कैश आता तो कम है लेकिन जाता ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में कंपनी को इक्विटी को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ना कि डेट को। क्या करना चाहिए, उसको इक्विटी को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या है वो हमारा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कैपिटल को यूज़ करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। कैपिटल को यूज़ करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, कि अगर हमने कहीं से कोई भी कैपिटल ली है तो हमें एज अ रिटर्न उनको जो भी हम प्रोवाइड करते हैं वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है, कॉस्ट। तो अगर कंपनी की जो कॉस्ट है कैपिटल को उठाने की, अगर वो कम है, यानी कि कंपनी क्या है, अगर डिबेंचर्स को यूज़ करती है, क्योंकि अभी क्या बताया था मैंने कि जो हमारे डिबेंचर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, कम, कि हमें जो इंटरेस्ट देना होता है वो क्या देना होता है, उसके ऊपर कम देना होता है। तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें किसी सोर्स की कम पड़ रही है लेकिन वो रिस्की है, तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम डेट को यूज़ करें या ना करें। और अगर इक्विटी है उसकी हमें कॉस्ट तो क्या पड़ती है, ज़्यादा पड़ती है, लेकिन वो रिस्की नहीं है, हमारे लिए सेफ़ और सिक्योर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये डिसीजन लेना होगा कि हम अपने कैपिटल में कॉस्ट को, इक्विटी को कितना यूज़ करें और डेट को कितना यूज़ करें। नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ कॉरपोरेट टैक्स। क्या है, रेट ऑफ कॉरपोरेट टैक्स, कि अगर कंपनी को जो कॉरपोरेट टैक्स की रेट है वो क्या है, ज़्यादा है, कंपनी की कॉरपोरेट टैक्स की रेट अगर ज़्यादा है तो कंपनी को टैक्स रेट क्या है, ज़्यादा है, तो कंपनी को जो डेट है वो भी क्या करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अगर कंपनी की जो कॉरपोरेट टैक्स है
कंपनी जो क्या करती है, टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, अगर वो ज़्यादा पे कर रही है तो कंपनी को डेट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो डेट है, डेट के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट है वो क्या है, टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है। क्या है वो? हमारा टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है, यानी कि जितना ज़्यादा आप टैक्स गवर्नमेंट को पे करोगे, उसको पे करने से पहले जो आपको क्या करना होगा, अपने प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट देना होगा, और इंटरेस्ट देने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचेंगे वो आपके क्या बचेंगे, कम बचेंगे। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके प्रॉफिट क्या है, 10 लाख है, उसमें से 50,000 रुपये आपने क्या कर दिया, इंटरेस्ट के पे कर दिए, तो अब आपका जो प्रॉफिट है वो कितना बचा है, 9,50,000 रुपये। ठीक है, तो अब आपको इसके ऊपर क्या देना है, टैक्स पे करना है। अगर आपका टैक्स की रेट क्या है, 30% है, तो 30% हम इसका डिडक्ट करेंगे, और अगर ये 30% के बजाय क्या हो जाए, 40% हो जाए, तो इससे जो हमारे यहाँ पर अमाउंट बचेगी, ये अमाउंट हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनके लिए क्या है, ज़्यादा वैल्यू को क्रिएट करेगी, उनकी वेल्थ को क्रिएट करेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यानी कि ज़्यादा डेट यूज़ करने से हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर है या फिर जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, उनको जो उनकी जो वैल्यू क्रिएट होती है ज़्यादा डेट यूज़ करने से, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ज़्यादा डेट यूज़ करने से हमारे शेयर होल्डर की जो वैल्यू क्रिएट होती है, जो वेल्थ क्रिएट होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो अगर हमारा जो टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स की रेट है, वो ज़्यादा होगी तो हमें डेट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और अगर हमारे जो कॉर्पोरेट टैक्स की रेट कम है तो हमें डेट को कम और इक्विटी को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जो मैंने अभी अभी आपको बताया ये कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यानी कि अगर आप डेट को यूज़ करते हो तो उससे आपकी जो शेयर होल्डर है उसकी वैल्यू क्रिएट होती है, जनरेट होती है, उनकी वेल्थ जनरेट होती है, और उस वेल्थ के जनरेट होने से जो शेयर होल्डर्स है, जो मार्केट वैल्यू है हमारे कंपनी के शेयर्स की, जो मार्केट वैल्यू वो क्या होती है, इंक्रीज। कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होती है शेयर मार्केट में। शेयर कंपनी की मार्केट में जो शेयर वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो वो जब कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली कंपनी की के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर आप ज़्यादा डेट यूज़ करते हो तो, लेकिन ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी में सारा का सारा ही डेट यूज़ करो, 70% 80%, नो। एक लेवल तक, अगर हम एक लेवल तक क्या करते हैं, डेट को यूज़ करते हैं, तो वो हमारी शेयर होल्डर्स के लिए जो वेल्थ है उसको क्रिएट करेगा। लेकिन अगर एक लेवल के बाद भी आप डेट यूज़ करोगे तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाने की बजाय कम करेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। यानी कि हमें ये डिसाइड करना है कि अगर हमारे जो फर्म है ऐसी है तो हमें ज़्यादा डेट यूज़ करना चाहिए या हमें इक्विटी को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, कि कौन कौन सी सिचुएशन में हमें ज़्यादा डेट यूज़ करना चाहिए और कौन सी सिचुएशन में हमें इक्विटी को यूज़ करना चाहिए। कि ये डिसाइड करना है कि हम अपने कैपिटल में डेट कितना यूज़ करें और इक्विटी कितनी यूज़ करें, यही डिसीजन लेना ही आपका क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। कल हम कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कल हम क्या करेंगे, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। मुझे अब फटाफट स्टूडेंट्स अपना कमेंट करके बताओ कि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर और उसके जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट करो फटाफट। अगर आप सबको मोहित का आया है रिप्लाई, क्लियर मैम, नाइस लेक्चर, थैंक यू।
अगर आपको समझ आ गया तो कल हम फिर इसी के रिगार्डिंग हम कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज हैं उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हमारी कौन कौन सी थ्योरीज हैं। तो ऐसी इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए टीचर्स अड्डा के शानदार प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।